वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है अभिषेक भौरे और आपका बहुत बहुत स्वागत है सृष्टि आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की इस क्लास में हम अपने प्रीवियस जो हमारी प्लेलिस्ट बन रही है अभी उसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होगा भारत के द्वीपों को लेकर। जैसे प्रीवियस क्लासेस में यदि आपने अटेंड की हूँ उनको, तो आप जानते हैं कि वहाँ पर हमने डिस्कस किया था क्या। वहाँ अभी तक हमने हिमालय के कुछ एमसीक्यूज, उसी के बाद हमने उत्तर भारत के मैदान के कुछ एमसीक्यू स्टार्ट किए थे, देन हमने प्रायद्वीपीय भारत के एमसीक्यू को सॉल्व किया था। अब आज की इस क्लास में हम भारत के द्वीपों को लेकर कुछ एमसीक्यू इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जो उन पर आधारित हम प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और यदि यहां पर हम सॉल्व करने का प्रयास करें तो देखिए यहां पर निम्नलिखित में से, यहां से हम शुरू कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि एक्चुअल में आइलैंड क्या होते हैं, द्वीप क्या होते हैं, है ना। प्रायद्वीप क्या होता है, नदी द्वीप क्या होता है। तो देखिए द्वीप अर्थात आइलैंड की यदि हम बात करते हैं, द्वीप अर्थात आइलैंड की यदि बात की जाए, तो याद रखिएगा कि आइलैंड कुछ नहीं होता, एक ऐसा स्थल खंड है जो कि चारों ओर से जलखंड से घिरा होता है। तो इसे क्या नाम दिया जाता है, इसे बेसिकली नाम दिया जाता है आइलैंड, अर्थात अ पार्ट ऑफ लैंड इज सराउंडेड बाय फोर साइड ऑफ वाटर कॉल्ड आइलैंड। इसी में एक और प्रकार होता है जिससे कहा जाता है या तो प्रायद्वीप या फिर पेनिनसुला। इसमें कुछ नहीं होता, ये तीन ओर से पानी से घिरा होता है भाई, ठीक है। प्रायद्वीप या फिर इसे कहा जाता है पेनिनसुला, जैसे कि सबसे बड़ा पेनिनसुला हम मानते हैं अरेबियन पेनिनसुला, और हम जहां पर रहते हैं उसे कहा जाता है प्रायद्वीपीय भारत या फिर पेनिनसुलार इंडिया। तो यह है प्रायद्वीपीय भारत। इसी के पश्चात एक और आता है द्वीप का प्रकार जिससे कहा जाता है नदी द्वीप, यानी कि द्वीप की ही कंडीशन यदि नदी पर है तो इसे कहा जाएगा या तो नदी द्वीप या फिर रिवर आइलैंड, ठीक है, रिवर आइलैंड। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड माना जाता है क्या, माजुली नदी द्वीप, जो कि आता है आसाम सरकार के अधीन। और साथ में यदि हम बात करते हैं तो ये बना हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी पर, ठीक है। तो ये कुछ टर्म है जिनको आपको आवश्यक रूप से याद रखना है। अब जो भी और आवश्यक टर्म बनते जाएंगे यहां पर हम लिखते जाएंगे। तो ये होते हैं द्वीप। अब यदि हम चर्चा करें तो देखिए यहां से आपको आंसर देना है कि निम्नलिखित में से, क्वेश्चन है हमारा, देखिए ध्यान से पढ़िएगा और मुझे आंसर बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं। तो वीला द्वीप का निर्माण या फिर वीला द्वीप का नाम बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम वीला द्वीप को समझ लेते हैं कि एक्चुअल में यह है क्या। बात की जा रही है व्हीलर आइलैंड की या फिर व्हीलर द्वीप की। तो सबसे पहली बात कि ये आता कहां पर है, ये आता है उड़ीसा राज्य में, ठीक। कहां आ रहा है, उड़ीसा राज्य में। तो देखो दूसरा कथन गलत हो गया कि ये केरल के पास स्थित है, नहीं, केरल के बिल्कुल समीप नहीं है, ये उड़ीसा में है ना। यानी कि केरल के ऊपर हमें क्या दिखाई देता है, कर्नाटक। हाँ, यदि तमिलनाडु के समीप बोलता, आंध्र प्रदेश के समीप या फिर वेस्ट बंगाल के समीप बोलता तो कुछ बात भी थी, हमें समझ में भी आता। बट यहां पर ये बोल रहा है केरल के समीप है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं है। अब यदि इसके बारे में हम बात करें तो इसी का नया नाम याद रखिएगा, इसका न्यू नेम क्या है रखा है हमने, इसका न्यू नेम रखा है हमने एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप इसका नया नाम है। अब ये एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप ही हमने नाम क्यों रखा भाई, कुछ और रख देते। तो याद रखिएगा कि भारत के मिसाइल मैन क्या कौन कहे जाते हैं, भारत के मिसाइल मैन कहा जाता है सर अब्दुल कलाम आजाद को। और इस द्वीप को बसाने का मुख्य श्रेय जाता है अब्दुल कलाम सर को। और इसीलिए आप यहां पर पाएंगे कि जितनी भी भारत की महत्वपूर्ण मिसाइल हैं, चाहे वो बैलिस्टिक हो, चाहे वो ऑल वेदर मिसाइल हो, जैसे कि अग्नि होती है, आकाश होती है, ब्रह्मोस होती है, ये जितनी भी प्रकार की मिसाइलें होती हैं, तो उनका परीक्षण कहां पर होता है। तो याद रखें कि इनका परीक्षण किया जाता है इस व्हीलर द्वीप में। तो ये क्या है, मिसाइल परीक्षण केंद्र है यहां पर, ठीक है। तो देखिए यहां पर तो व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर अब्दुल कलाम कर दिया है, बिल्कुल सही। कब किया गया है, तो आप याद रखें कि इसका नाम वर्ष 2015 में चेंज किया गया अब्दुल कलाम सर की मृत्यु के पश्चात। व्हीलर द्वीप केरल के पास है, नहीं, गलत हो गया। पंबन द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, तो बिल्कुल सही, यह है हमारा भारत। और यदि हम नीचे देखें तो यहां हमें दिखाई देता है पंबन चैनल, जहां पर आता है पंबन द्वीप, नीचे आता है श्रीलंका। तो ये भारत और श्रीलंका के मध्य में है, बिल्कुल सही है। तो इसका करेक्ट आंसर है केवल 1 और 3।
कौन सा है? केवल और केवल 1 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर यदि हम आए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहला है, यहाँ पर मैंने थोड़ी डिटेलिंग करके रखी हुई है। माजुली द्वीप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? यह सिंधु नदी में स्थित है। तो देखिए पहले माजुली नदी के बारे में जान लें कि माजुली नदी एक नदी द्वीप है। और नदी द्वीप क्या होता है? तो जैसा द्वीप है किसी सागरीय क्षेत्र में, जैसे यदि बात की जाए कि ये व्हीलर द्वीप किस सागर के तट पर आता है, तो आपको याद रखना है कि ये हमें दिखाई देता है बे ऑफ बंगाल, अर्थात बंगाल की खाड़ी सागर के तट पर। ठीक उसी प्रकार ये जो माजुली नदी द्वीप है ये हमें दिखाई देता है कहां? ब्रह्मपुत्र नदी पर। और इसका निर्माण एक्चुअल में कैसे हुआ है? तो ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा लाए हुए अवसादों के निक्षेपण से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ये एक नदी द्वीप है। कहां आता है? आसाम में। और 2016 में आसाम राज्य सरकार द्वारा इसे एक नदी जिला घोषित किया गया था और साथ में इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये GBWR क्या है? तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसे शामिल किया गया वर्ल्ड के सबसे बड़े नदी जिला के रूप में। क्लियर? यानी कि सबसे पहला कथन था कि सिंधु नदी पर स्थित है, तो किस नदी पर है ये? ब्रह्मपुत्र पर है, ना कि सिंधु पर। तो ये गलत है। यह भारत का सबसे बड़ा ताजे पानी का द्वीप है। बिल्कुल, ब्रह्मपुत्र नदी ताजे पानी की नदी है। हर नदी ताजे पानी की नदी होती है, कुछ एक्सेप्शन हर जगह पर होते हैं, अपवाद हर जगह होते हैं। तो यहां पर ये कथन बिल्कुल सही है। ये भारत का पहला द्वीपीय जिला है, बिल्कुल सही है, आसाम राज्य सरकार। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा केवल 2 और 3। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं हम। नेक्स्ट को यदि हम देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? तो श्रीहरिकोटा द्वीप पर भारत का मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र है क्या श्रीहरिकोटा द्वीप पर? एक्चुअल में ये क्लास लाइव होने वाली थी, बट एक इश्यू हो गया इसलिए मैं रिकॉर्डेड कर रहा हूँ, नहीं तो आधी क्लास हो चुकी थी और आधी क्लास के बाद फिर से मैं शुरू कर रहा हूँ इसको। क्लियर? तो यहाँ पर यदि, इसलिए ये लिखा हुआ है पूरा। यहाँ पर यदि हम देखें तो श्रीहरिकोटा द्वीप पर भारत का मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये श्रीहरिकोटा द्वीप को यदि हम देखें तो आता कहां पर है? ये आंध्र प्रदेश में आता है और यहीं पर आपको उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र देखने के लिए मिलेगा, ना कि यहां पर आपको मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र। क्लियर? मिसाइल टेस्टिंग सेंटर कहां पर है? तो ये पंबन बोल रहा हूं, व्हीलर द्वीप पर है। तो यहां पर उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, बिल्कुल, जिसका नाम है सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र। यहीं पर यदि हम देखें तो पहला गलत हो गया। सेकंड, व्हीलर द्वीप पर भारत का सैटेलाइट लॉन्चिंग पैड है, अभी बताया कि ये कहां पर है? हमारा श्रीहरिकोटा आइलैंड पर है। कच्चाथीवू द्वीप पाक जलडमरू मध्य में स्थित है और भारत और श्रीलंका के मध्य विवादास्पद है। तो बिल्कुल सही है कि यदि हम बात करें तो यह विवाद भारत और श्रीलंका के मध्य वर्ष 1921 में प्रारंभ हुआ था, जब श्रीलंका ने कच्चाथीवू द्वीप को अपने अधिकार क्षेत्र का भाग बताया और फिर इसके बाद उसकी कई हरकतें सामने आई, जिसमें यदि हम कच्चाथीवू द्वीप की बात कर रहे हैं तो बेसिकली इसका यूज किया जाता है भारत और श्रीलंका के जो मछुआरे होते हैं वो मछली पकड़ने के लिए यहां पर जाते हैं। और जब श्रीलंका ने इस पर अपना अधिकार बताया तो श्रीलंका ने भारतीय मछुआरों को पकड़कर जेल में डाल दिया। ऐसा एक बार नहीं, बहुत बार किया। तो जब से ये विवाद चल रहा था, पर अंततः ये वर्ष 1974 में सॉल्व होता है, जब भारत ने इस कच्चाथीवू द्वीप को श्रीलंका को गिफ्ट कर दिया। क्लियर? या फिर श्रीलंका को दे दिया दान में। तो इस पर अभी वर्तमान में श्रीलंका का अधिकार है। तो यदि इस प्रकार देखें तो इसका केवल और केवल कथन 3 हमारा सत्य है। चलिए अब यहां से हम शुरू करें तो न्यूमोर द्वीप समूह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या फिर कथनों पर विचार करें। तो देखें, यह भारत और श्रीलंका के बीच विवादास्पद था, लेकिन अब भारत के अधिकार क्षेत्र में है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप जानिए कि न्यूमोर द्वीप एक्चुअल में कहां पर आता है। ठीक है, तो ये है हमारा पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र। और यदि आप बात करें पश्चिम बंगाल की तो यहां पर आती है गंगा नदी, जिसे हम भागीरथी बोलते हैं। और पश्चिम गंगा नदी की एक सहायक नदी, या फिर यूं बोलें कि गंगा नदी यदि किसी क्षेत्र से निकली, जैसे कि गंगा नदी का उद्गम हुआ तो ये 5 राज्यों में प्रवाहित होते हुए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, इन 5 राज्यों में ये प्रवाहित होते हुए कहां प्रवेश करती है? बांग्लादेश में। पर बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले ये प्रवाहित होती है पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में जब ये प्रवाहित होती है तो याद रखिएगा, इसी की एक धारा इसका साथ छोड़कर दक्षिण की ओर मुड़ती है, और जो मुख्य धारा कहलाती है इसे कहा जाता है भागीरथी नदी। इसे कहा जाता है भागीरथी नदी।
और इससे जो धारा अलग हुई है इसे कहा जाता है हुगली नदी। यह हुगली नदी, और इसी हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है क्या, इसी के तट पर बसा हुआ है कलकत्ता शहर, जो कि भारत की पुरानी राजधानी मानी जाती है। ये क्या है, ये भारत की ओल्ड कैपिटल है या फिर भारत की पुरानी राजधानी है, याद रखिएगा। क्लियर, पता होगा आपको। नेक्स्ट यदि हम चलें तो ये हुगली नदी जहां पर मुहाना बनाती है, तो हुगली के मुहाने पर यानी कि हुगली मुहाना पर दो द्वीप आपको दिखाई देते हैं। अब हुगली मुहाना कहां बनाती है, तो ये पश्चिम बंगाल में, बंगाल की खाड़ी सागर में अपना जल विसर्जित करती है। अब इसके आधार पर इस मैप में यदि हम देखें तो यहां पर आपको दो आइलैंड देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। एक है गंगा सागर और एक है न्यूमोर। अब यदि हम देखें तो ये जो न्यूमोर द्वीप था, है ना, यहां पर मैं लिख देता हूं कि ये जो न्यूमोर द्वीप था, न्यूमोर द्वीप, ये पहले हमको नहीं पता था कि यहां पर कोई द्वीप भी है। ये बाद में आया अस्तित्व में, और कब आया, तो वर्ष 1970, ये लिखा भी है कि वर्ष 1970 में एक चक्रवात आया था, भोला चक्रवात, ठीक है। भोला साइक्लोन यहां पर आपको देखने के लिए मिला, और भोला चक्रवात से फिर हमें मालूम चला कि यहां पर एक द्वीप भी अकर करता है। क्लियर, भोला साइक्लोन से। पर यदि हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 2018 में ये जलमग्न हो गया है, ठीक है। और ये विवाद का कारण था, वर्ष 2018 में ये क्या हो गया है, जलमग्न हो गया है। यानी कि ये क्या होता रहता है, कभी ये प्रकट हो जाता है, कभी ये गायब हो जाता है, कभी प्रकट हो जाता है, कभी गायब हो जाता है, तो ये चलता रहता है। क्लियर, तो यहां पर भारत और श्रीलंका के मध्य विवादास्पद था क्या, नहीं था। श्रीलंका यहां पर है, न्यूमोर आइलैंड यहां पर है, और इसके बाजू में है बांग्लादेश। तो ये बात जरूर याद रखना कि ये न्यूमोर द्वीप इंडिया और बांग्लादेश के मध्य विवाद का कारण था। इंडिया बांग्ला डिस्प्यूट, ठीक, इंडिया बांग्ला डिस्प्यूट का कारण क्या था, ये न्यूमोर द्वीप। परंतु अब ना ही रहा द्वीप और ना ही रहा विवाद, ये 2018 में जलमग्न हो गया, तो यहां पर आता है न्यूमोर द्वीप। क्लियर, अब आगे चलते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो पहला हो जाता है गलत, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के मध्य। दूसरा बिल्कुल सही है, तो इसमें केवल 2। क्लियर, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पर यदि हम आए तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहला है, विलिंगडन द्वीप, विलिंगडन द्वीप कहां पर आता है। चलिए यहां पर यदि हम देखें, या फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यह भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित द्वीप है, यह कोची बंदरगाह यहां पर स्थित है, यह भारत का सैटेलाइट लॉन्चिंग पैड। चलिए पहले इसको समझ लेते हैं कि एक्चुअल में विलिंगडन द्वीप है क्या। विलिंगडन द्वीप, तो जब आप देखेंगे तो केरल से अरब सागर के पास जाने पर, ठीक है, अरब सागर में ये स्थित आपको दिखाई देता है। किस सागर में है ये आता है अरब सागर में। और वर्ष 1933 में, 1933 में, वर्ष 1933 में इसको उस समय के वायसराय लॉर्ड विलिंगडन के द्वारा इसको बनाया गया था। लॉर्ड विलिंगडन के द्वारा इसको बनाया गया था, ठीक है। और इसके जो वास्तुकार थे, वास्तुकार, इनके नाम में कंफ्यूजन रहता है, रॉबर्ट ब्रुक्स, ठीक है। इसके वास्तुकार का नाम था रॉबर्ट ब्रुक्स, ठीक है। पर यदि वर्तमान की हम बात करें तो वर्तमान में इस पर अधिकार किसका है, वर्तमान में इस पर पूर्ण अधिकार है भारत का। और यहां पर क्या देखने के लिए मिलता है, तो ये द्वीप को किसके द्वारा एक्चुअल में संचालित किया जाता है, तो आप याद रखिएगा क्या हो गया ये, आप याद रखें कि इसे एक तो भारतीय नौसेना, भारतीय नौसेना, तथा यदि हम दूसरी बात करें तो कोची पोर्ट ट्रस्ट, कोची पोर्ट ट्रस्ट के द्वारा ये संचालित होता है, आप द्वारा संचालित। क्लियर ना, इतनी बात आपको याद रखना है, कोची पोर्ट ट्रस्ट द्वारा संचालित। अब कोची द्वारा संचालित होता है, मतलब कि इसका निकटतम बंदरगाह कोची बंदरगाह है। क्लियर, अब इसमें यदि हम देखें तो यह भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित है, बिल्कुल ये मानव निर्मित है और भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित है। कोची बंदरगाह स्थित है, बिल्कुल है। यह भारत का सैटेलाइट लॉन्चिंग पैड है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी हमने देखा था कि सैटेलाइट लॉन्चिंग पैड कहां पर है, जहां से चंद्रयान 2, 3 और साथ में आदित्य L1 ये सब लॉन्च किया गया था। ये सब सतीश धवन श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था ना, जिसे हमने सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र नाम दिया था।
आपका होमवर्क है कि इसे सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र ही क्यों कहा जाता है। अभिषेक भौरे नाम रख देते, कुछ और रख देते, सतीश धवन ही क्यों रखा जाता है, कहा जाता है, ये आपका होमवर्क है। तो इसको एक बार सर्च करिएगा और यहां पर आप खोजें, ये नहीं है कि गूगल में जाके सर्च कर लें, आप इसके बारे में अध्ययन करें और अध्ययन करके कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर जरूर दीजिएगा, ताकि मुझे मालूम चले कि यहाँ पर कितने लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पर केवल 1 और 2 सही है, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। एलिफेंटा द्वीप समूह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए करते हैं। तो एलिफेंटा द्वीप एक्चुअल में है क्या, ये हम जान लेते हैं कि महाराष्ट्र, सुना है आपने महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में आपको दिखाई देते हैं एलिफेंटा द्वीप। ठीक है, महाराष्ट्र में एलिफेंटा द्वीप दिखाई देता है। और ये एलिफेंटा द्वीप याद रखिएगा, ये द्वीप समूह है एक, इसमें लगभग 7 द्वीप थे एलिफेंटा द्वीप समूह, और इसमें से आधे से अधिक द्वीप अब जलमग्न हो गए हैं, यानी कि अब ये प्रकट नहीं है, अब ये जलमग्न हो चुके हैं। और इन्हीं में से एक द्वीप था सालसी द्वीप, इन्हीं में से एक द्वीप था सालसी द्वीप। और इस सालसी द्वीप पर बसा हुआ है क्या, मुंबई। आपने सुना होगा या फिर न्यूज वगैरह में आप देखते भी होंगे कि जब भी वर्षा काल आया, वर्षा काल आने पर सबसे पहले बाढ़ कहां पर आती है, मुंबई में। और इसका कारण क्या है कि मुंबई तटीय क्षेत्र में स्थित है, और तटीय क्षेत्र में भी कहां आता है, तो ये द्वीप में स्थित है, यानी कि मुंबई की स्थिति कुछ द्वीपीय है। दैट्स वाई कि जब बारिश होती है तो बारिश में सबसे पहले जलमग्न क्या होता है, या फिर सबसे पहले बाढ़ कहां पर आती है, मुंबई में। तटीय क्षेत्र में स्थित है चेन्नई में, पर चेन्नई उतना प्रभावित नहीं होता जितना मुंबई होता है, क्योंकि यह है यदि भारत, तो ये आता है थोड़ा सा मुंबई, तो ये पहले यहां पर बाढ़ का असर आपको देखने के लिए मिलेगा। क्लियर। तो यहां पर यदि हम देखें तो इसे घारापुरी द्वीप के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल, यदि आप यहां पर देखेंगे तो ये एलिफेंटा द्वीप के आसपास ही आपको देखने के लिए मिलेंगी एलिफेंटा की गुफाएं, और इन्हीं एलिफेंटा की गुफाओं को यूनेस्को में शामिल किया गया था, यूनेस्को में। और कब शामिल किया गया था, तो लगभग इसे शामिल किया गया था 1981 के समथिंग इसे यूनेस्को में शामिल किया गया था, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में या फिर विश्व धरोहर सूची में इसे शामिल किया गया। तो देखिए, इसे घारापुरी द्वीप कहा जाता है, बिल्कुल सही है। मुंबई के पास है, बिल्कुल सही है। यह विश्व धरोहर स्थल है, बिल्कुल सही है। अर्थात ऑप्शन नंबर ए, उपरोक्त सभी हमारा इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हम चलते हैं। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं। तो देखिए यहां पर अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। मिनिकॉय द्वीप मुख्य लक्षद्वीप समूह से 8 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है। तो अब यहां पर मैं एक छोटा सा डायग्राम प्लॉट कर देता हूं। यदि हम देखें तो भारत के पश्चिम में अर्थात अरब सागर में आपको कुछ द्वीप देखने के लिए मिलते हैं, और ये द्वीप कौन से हैं, तो यहां पर देखिए, है ना, ये द्वीप कौन से हैं, तो इन्हें कहा जाता है भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, जिसका नाम है लक्षद्वीप। ये है हमारा लक्षद्वीप वाला क्षेत्र। ये हमारा लक्षद्वीप वाला एरिया, ठीक है, यहां पर मैं लिखता हूं, यह है लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, अर्थात स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है ये। एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड। ये भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, अर्थात ये स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है, यूटी है ये। एक बात। दूसरी बात यदि हम करते हैं तो आप ये भी ध्यान रखें कि इस लक्षद्वीप, ये लक्षद्वीप समूह है एक्चुअल में, तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ 32 या फिर 36 आइलैंड आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसका जो सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप है इसका एंड्रोट, और दक्षिणतम है इसका मिनिकॉय। दक्षिणतम कौन सा है, मिनिकॉय। और मिनिकॉय के जब आप दक्षिण में आते हैं, मिनिकॉय के जब आप साउथ पार्ट में देखेंगे तो यहां पर बिल्कुल दक्षिण में आपको क्या दिखाई देगा, यहां पर दक्षिण में आपको एक और क्षेत्र नजर आएगा। एक सेकेंड, दक्षिण में आपको एक और क्षेत्र देखने के लिए मिलेगा, और ये एक और क्षेत्र कौन सा है, तो इसे कहा जाता है मालदीव। ठीक है, ये है मालदीव। तो हमसे ये बात क्या कर रहा है एक्चुअल में, ये हमसे कहना चाह रहा है कि यह है मालदीव, और मालदीव और मिनिकॉय के बीच में आप याद रखें, क्वेश्चन में नहीं दिया है ये, मालदीव और मिनिकॉय के बीच में कौन सा चैनल है,
तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में आपको दिखाई देता है 8 डिग्री चैनल। यहाँ पर हमें दिखाई देता है 8 डिग्री चैनल। और जब आप इससे आगे बढ़ते हैं तो यह है मालदीव मिनिकॉय, यानी कि मिनिकॉय आपको यहाँ पर नजर आएगा। और यहाँ पर आपको दिखाई देगा 9 डिग्री चैनल। क्या दिखाई देगा यहाँ पर? 9 डिग्री चैनल। समझ में आई बात? ठीक है, तो यहाँ पर मालदीव और मिनिकॉय या फिर मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में 8 डिग्री और मिनिकॉय और पूरे लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री भी आप यहीं से याद रखें कि 10 डिग्री चैनल आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा? ये 10 डिग्री आपको मिलेगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मध्य में, अर्थात अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार के बीच में ये आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके उत्तर में है अंडमान द्वीप समूह और दक्षिण में हमें क्या दिखाई देते हैं? निकोबार द्वीप समूह दिखाई देते हैं। चलिए वापस आते हैं, एक सेकेंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। चलिए अब वापस आए यदि हम यहां पर, तो नेक्स्ट है हमारा पिट्टी द्वीप। लक्षद्वीप का एक द्वीप पक्षी अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है। पिट्टी द्वीप लक्षद्वीप का एक द्वीप, बिल्कुल सही, लक्षद्वीप में एक द्वीप है जिसका नाम है पिट्टी द्वीप। और यहां पर आपको कई पक्षियों के घोंसले देखने के लिए मिलेंगे। यानी कि जैसे यदि एक दो हम नाम लेते हैं तो सारस क्रेन वगैरह जितने भी पक्षी आते हैं जो कि बेसिकली प्रवासी पक्षी हैं, इन प्रवासी पक्षियों के आपको घोंसले यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलते हैं। कहाँ पर? पिट्टी द्वीप पर। ठीक है, पिट्टी द्वीप पर। और इनमें से बस ये दो बात सही है। तो पहला तो हो जाता है गलत कि मिनिकॉय द्वीप मुख्य लक्षद्वीप समूह से 8 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है। नहीं, मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है। पिट्टी द्वीप पर पक्षी अभ्यारण्य बिल्कुल सही है, यानी कि केवल और केवल दो हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट, मिनिकॉय द्वीप की महिलाएं एक बहुत प्रसिद्ध पारंपरिक नृत्य करती हैं जिसे कहा जाता है बंदिया। और बंदिया के अलावा आपको याद रखना है यहां पर एक और है लामा। ठीक है, एक है लामा। ये अब ये दो नृत्य आपके कहां पर हैं? ये दो नृत्य आपके संबंधित हैं इस मिनिकॉय वाले क्षेत्र से। और मिनिकॉय मैंने अभी बताया कि मिनिकॉय किसका भाग है? लक्षद्वीप का। अब सेकंड पर चलते हैं, तो एक तो नृत्य ऐसे ऐसे हैं कि पूछो मत। चलो चाकर पे चलें, तो ये चाकर किया जाता है राजस्थान में, और राजस्थान में भी कहां? तो ये किया जाता है कोटा में। कथक की बात करें तो ये किया जाता है मेनली यूपी में, या फिर हम ऐसा याद रखें कि उत्तर भारत में ये किया जाता है। ठीक है, उत्तर भारत में। कथा सुनात कथक, जो कथा सुनाता है बेसिकली उसको कथक कहा जाता है। ये लाइन प्रचलित है यहाँ पर। मोहिनी यट्टम नहीं है, ये मोहिनी अट्टम है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मोहिनी अट्टम। और मोहिनी अट्टम की बात करें तो ये होता है हमारा कहाँ पर? ये किया जाता है केरला वाले क्षेत्र में, अर्थात केरल में। क्लियर? चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, बंदिया या लामा, बंदिया और लामा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो आगे बढ़ने पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा चैनल लक्षद्वीपों को मालदीव के द्वीपों से अलग करता है? बताइए जल्दी से, मुझे बताइए कि कौन सा चैनल है जो लक्षद्वीप और मालदीव को पृथक करता है। ऑप्शन है 8 डिग्री, 9 डिग्री, डंकन पास और 6 डिग्री चैनल। बताइए कौन सा होगा? यदि थोड़ी भी मेरी बात आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो आपको बिल्कुल बनेगा, यहां पर नकल भी कर सकते हैं, बिल्कुल सामने है। तो चलिए वापस आते हैं, अपन जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। यदि मैंने अभी बताया था कि यदि आप 8 डिग्री चैनल की बात करेंगे, यदि 8 डिग्री चैनल की बात हो रही है, तो ये आपको कहां पर लोकेटेड देखने के लिए मिलेगा? ये मिलेगा हमें लक्षद्वीप, ये हमें देखने के लिए मिलेगा लक्षद्वीप एंड मालदीव के मध्य, लक्षद्वीप और मालदीव के मध्य। क्लियर? और बोला क्या है कि कौन सा चैनल? तो लक्षद्वीप और मालदीव, मतलब कि आंसर तो ये हो गया। ठीक है, यही चैनल अलग करता है, क्योंकि अक्षांशीय रेखाएं पढ़ी है ना, लैटिट्यूड लाइंस। लैटिट्यूड लाइंस 0 से 1 2 3 यानी कि नीचे से चालू होती है, ऊपर की ओर आती है। और यही दक्षिणी गोलार्ध में, जैसे हम पृथ्वी की यदि हम बात करें तो यहां पर आपको दिखाई देगी क्या? यह है हमारी पृथ्वी, यह पृथ्वी। इस पृथ्वी में आपको एक रेखा दिखाई देगी जो कि पूरी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है, और इसे क्या कॉल किया जाएगा? यह है इक्वेटर लाइन। इक्वेटर लाइन के उत्तर में आपको दिखाई दे रही है उत्तरी गोलार्ध, यानी कि नदर्न हेमिस्फीयर, और यह है सदर्न हेमिस्फीयर। जब नदर्न हेमिस्फीयर में आप आगे बढ़ते हैं
देखना नीचे से ऊपर जाने पर यह है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, यानी कि नदन लैटिट्यूड लाइन। तो नीचे से ऊपर जाने पर अब क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर जाने पर रेखाओं की नंबरिंग बढ़ रही है, और यहाँ पर उल्टा हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में कि ऊपर से नीचे आएंगे तो नंबरिंग यहाँ पर क्या होगी, अब यहाँ पर ये इंक्रीज होगी। तो यदि आप देखें तो ये जो डिग्री है ये एक्चुअल में कुछ नहीं है, वहां की संबंधित अक्षांशीय रेखा है कि वहां से कौन सी अक्षांश रेखा होकर गुजरती है। तो यदि 8 डिग्री की बात करें तो ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य, सॉरी लक्षद्वीप और मालदीव के मध्य है, तो आंसर तो यही हो गया। 9 डिग्री की को भी एक बार हम देख लेते हैं कि ये 9 डिग्री कहां से गुजरता है। तो याद रखें कि ये अलग करता है मिनिकॉय को। लक्षद्वीप का दक्षिणतम द्वीप है मिनिकॉय, तो ये मिनिकॉय को सेपरेट करता है किससे, लक्षद्वीप से। मिनिकॉय को लक्षद्वीप से ये सेपरेट करने का काम करता है। इसी प्रकार यदि दंकन पास की हम बात करें तो हाँ, ये अलग करता है साउथ अंडमान को। साउथ अंडमान को किससे, साउथ अंडमान को अलग करता है लिटिल अंडमान से। साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है, और 6 डिग्री के बारे में ऐसा कोई फैक्ट नहीं है, लिटिल अंडमान से। क्लियर ना, याद रहेगा। और 6 डिग्री के बारे में ऐसा कुछ नहीं है, तो ये तो ऐसे ही है। तो यहां पर राइट आंसर है 8 डिग्री चैनल। चलिए नेक्स्ट, लक्षद्वीपों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं, तो बताओ। वे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की तुलना में निचले स्तर पर हैं। लक्षद्वीप के बारे में पूछा है ना, तो पहले तो इनकी लोकेशन जान लो कि एक्चुअल में ये आते कहां पर है। तो यदि हम देखें तो यह है हमारा भारत, यह भारत, एक साइड हमें दिख रहा है क्या, बंगाल की खाड़ी सागर, और एक साइड दिख रहा है हमें अरब सागर। अब यदि आप इस अरब सागर में देखेंगे तो यहां कहीं पर आपको देखने के लिए मिलेंगे ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और यहां कहीं पर आपको देखने को मिलेगा लक्षद्वीप। यानी कि अब प्रारंभिक अवस्था देखना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, ये स्टार्ट हो रहे हैं ऊपर से, और लक्षद्वीप कहां पर है, लक्षद्वीप है नीचे। मतलब कि पहला कथन क्या बोल रहा है, वे मतलब कि लक्षद्वीप, लक्षद्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की तुलना में निचले स्तर पर हैं। तो देखो प्रारंभिक अवस्था दोनों की अलग है, बिल्कुल सही हो जाएगा कि नीचे हैं। वे मूल रूप से मूंगा से निर्मित है, तो लक्षद्वीप मूंगा चट्टानों से बना हुआ है। क्या होती है मूंगा चट्टान, मूंगा चट्टान। तो मूंगा चट्टान के बारे में आप याद रखें कि मूंगा चट्टान का मतलब होता है कि ऐसी चट्टानें, जैसे आपने घोंगा देखा है ना, घोंगा, तो घोंगे के ऊपर का जो कवर होता है वो एक्चुअल में बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से। क्लियर। और जब ये जीव मर जाता है ना, यानी कि घोंगे के जैसा ही एक जीव होता है प्रवाल, तो प्रवाल की जो ऊपर की भित्ति रहती है, इससे जिस भी चट्टान का फॉर्मेशन होता है उसे कहा जाता है मूंगा चट्टान, एक सिंपल लैंग्वेज में। तो ये पूरा का पूरा लक्षद्वीप मूंगा चट्टानों से बना हुआ है, कठोरतम चट्टानें मानी जाती हैं। इनकी संख्या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से अधिक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लक्षद्वीप में मैंने अभी बताया कि द्वीपों की संख्या कई स्थानों पर 32 और कई स्थानों पर 36 दर्शाई गई है, पर हम 32 लेकर चलते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लगभग 572 आइलैंड है, तो ज्यादा किसकी है, लक्षद्वीप की ना, नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। मतलब कि केवल और केवल 1 और 2 हमारे आंसर होंगे। नेक्स्ट, तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बहुत करीब है, गरीब नहीं करीब है, तो बताइए। कार निकोबार, छोटा निकोबार, ग्रेट निकोबार या फिर छोटा अंडमान। तो इसके लिए आपको लोकेशन जाननी होगी। यदि हम बात करें कि एक्चुअल में कहां कहां पर ये द्वीप आपको स्थित दिखाई देंगे, तो ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहां पर मैं 6 द्वीप बनाता हूं, 4 5 6 हो गए। अब यदि इसको हम कवर अप करने की कोशिश करें, देखिए यह है क्या, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और कौन कौन सा है, तो इसे कहा जाता है नदन अंडमान, है ना। इसे क्या कहा जाता है, नदन अंडमान अर्थात उत्तरी अंडमान। यह है हमारा मिडिल अंडमान या फिर मध्य अंडमान वाला भाग। यह है दक्षिण अंडमान या फिर साउथ अंडमान। यहां पर आप देखेंगे तो यह है लिटिल अंडमान वाला भाग। ठीक है, नीचे आते हैं तो यहां पर हमें दिखाई देता है कार निकोबार, CN कार निकोबार, और यहां पर हमें दिखाई देता है ग्रेट निकोबार अर्थात GN। ठीक है, तो सबसे ऊपर उत्तरी अंडमान, मिडिल अंडमान या मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार और ग्रेट अंडमान। इन दोनों के मध्य से एक रेखा होकर गुजरती है,
और इस रेखा को क्या नाम दिया जाता है? तो याद रखिएगा कि इस रेखा को नाम दिया जाता है, इस रेखा को नाम दिया जाता है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, कौन सी है ये? 10 डिग्री चैनल। इसको रफ करता हूं थोड़ा, तो ये है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, और ये 10 डिग्री चैनल किस किस को सेपरेट करने का काम करता है? ये है 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल बेसिकली अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को सेपरेट करने का काम करता है, 10 डिग्री चैनल। और चैनल क्या होता है? तो कुछ नहीं, ये डिग्री चैनल का मतलब है कि यहां से 10 डिग्री अक्षांश रेखा होकर गुजरती है। उत्तर में आते हैं अंडमान द्वीप समूह और दक्षिण में आपको दिखाई देता है निकोबार द्वीप समूह। इतनी बात क्लियर। और इसी के आगे से, इस भाग से स्टार्ट हमको देखने के लिए मिलेगा, यहां से यह है हमारा इंडोनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड, यानी कि इंडोनेशिया द्वीप समूह। और फिर इसी से आगे जाने पर आपको और भी कई द्वीप समूह, जैसे कि इंडोनेशिया का ये तो हुआ सुमात्रा द्वीप, ये वाला हो गया हमारा जावा द्वीप। फिर इसी के आगे आपको बोर्नियो देखने के लिए मिलेगा, तो मैं नेमिंग कर देता हूं यहां पर कि ये कौन से द्वीप हैं। तो ये है सुमात्रा, सुमात्रा आइलैंड। यहां पर हमें देखने के लिए मिलता है जावा द्वीप, जावा आइलैंड। ठीक है, तो ये सभी द्वीप आपको देखने के लिए मिलते हैं। अब अंदाजा लगा लो कि कौन सा द्वीप है सबसे नजदीक। तो देखो, ग्रेट निकोबार सबसे निकट है और इन दोनों के मध्य की दूरी सबसे कम आकी जा रही है, सबसे कम दिख रही है ना। तो बस इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ग्रेट निकोबार। चलिए आगे चलते हैं। समझ में आया ना? ये पूरी की पूरी ऐसी लोकेशन जाननी है। अच्छा, एक और बात यहां पर आप याद रखिएगा कि यहीं पर आपको दिखाई दे रहा है एक और चैनल, और इस चैनल को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है दंकन पास। इसके बारे में भी आप याद रखें कि ये हमारा कौन सा चैनल है? ये है दंकन पास। मतलब कि यदि दंकन पास या फिर दंकन चैनल की बात आएगी तो ये किसको सेपरेट कर रहा है? यहीं से आप ध्यान रखो, किस किस को अलग कर रहा है? दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से ये पृथक करने का कार्य कर रहा है। क्लियर? दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से पृथक करने का कार्य कर रहा है। हाँ, एक और बात, चलिए एक और बात आप याद रखिएगा कि यहीं पर एक और चैनल है, यानी कि ग्रेट अंडमान और साथ में इस ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच, इसे कहा जाता है ग्रैंड चैनल। यहां पर आपको दिखाई देगा ग्रैंड चैनल। क्लियर? ये किस किस को अलग करता है? अंडमान निकोबार के कार निकोबार को, अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार को सुमात्रा द्वीप से अलग करता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यानी कि देखो हमने कितना अच्छा कर लिया इसको। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, आंख बंद करके आप लगा दीजिए, लक्षद्वीप। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश बोल रहा है ना, जिला नहीं पूछा है, राज्य नहीं पूछा है, केंद्र शासित प्रदेश पूछा है, तो लक्षद्वीप। नेक्स्ट, यहां पर यदि हम आए तो निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय समूह अंडमान और निकोबार में निवास नहीं करता है? तो एक बार में लेप्चा लगाना है इसका डायरेक्ट आंसर। बस इतना जान लो कि ये लेप्चा आपको देखने के लिए कहां मिलेगा। तो एक लाइन में यदि हम आंसर करें तो ये है सिक्किम की जनजाति। ठीक है, ये सिक्किम की जनजाति है। और बाकी जो बचे हुए शेष 3 हैं, ये आपको सभी अंडमान और निकोबार में, जैसे ओंगेस, जरावा और शैम्पेन, ये सभी आपको देखने के लिए मिलती हैं। कहां पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए कौन सा कथन सत्य है? तो यहां पर उष्ण कटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। कारण क्या है? कि ट्रॉपिकल एरिया में आता है। अब ये ट्रॉपिकल एरिया क्या होता है? तो एक और बार आप देखिए इस पृथ्वी को ध्यान से कि यह है हमारी पृथ्वी। ठीक है, यह है हमारी पृथ्वी। इस पृथ्वी के बीच में आपको एक रेखा दिखाई देती है, जिसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है इक्वेटर लाइन, या फिर इसे ही कहा जाता है 0 डिग्री अक्षांश। इससे ऊपर जाने पर, अर्थात नदन हेमिस्फीयर में जाने पर आपको एक रेखा मिलेगी, इसे कहा जाता है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, या फिर इसे कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और नीचे जाने पर एक और अक्षांशीय रेखा देखने के लिए मिलेगी, इसे कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न। और ये कितनी है? तो ये है 23.5 सदर्न लैटिट्यूड लाइन, और ये है 23.5 नदर्न लैटिट्यूड लाइन। अब याद रखिएगा कि इनके मध्य में जो भी एरिया आपको देखने के लिए मिल रहा है, इनके मध्य में जो भी एरिया आप देख रहे हैं, उसे क्या कॉल किया जाएगा? उसे नाम दिया जाएगा उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाला क्षेत्र। तो ये है हमारा उष्ण कटिबंधीय जलवायु या फिर ट्रॉपिकल एरिया, उष्ण कटिबंध में आता है। और यहां पर जो वन पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, यहां पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये अंडमान और निकोबार हमें देखने के लिए मिलते हैं कहां पर?
इस एरिया में हमें नजर आते हैं, यहाँ कहीं पर। ठीक है, तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में आते हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, हॉर्नबिल यहाँ पाया जाता है। तो हॉर्नबिल बेसिकली एक पक्षी है, याद रखना कि हॉर्नबिल से कुछ और मत समझ लेना। हॉर्नबिल एक पक्षी है, और इस पक्षी का आप IUCN स्टेटस भी याद कर लें कि इसका IUCN स्टेटस क्या है। तो इसका IUCN स्टेटस, अब ये IUCN क्या होता है, तो आप मेरी प्रीवियस क्लासेस देखें इसी टेस्ट सीरीज की, तो वहां पर आपको मालूम चलेगा कि IUCN क्या है। ठीक है, अब यदि हम यहां पर देखते हैं तो इसका IUCN स्टेटस है वनरेबल, वनरेबल। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा डुगोंग, जिसे समुद्री गाय भी कहा जाता है, यहां पाई जाती है। तो डुगोंग समुद्री गाय कहा जाता है, गाय है नहीं एक्चुअल में, है ना, गाय बिल्कुल नहीं है, नहीं तो यहां पर आप बिल्कुल गाय आया समझ लो उसको। तो ये गाय नहीं है एक्चुअल में, बस इसको टाइटल मिला है समुद्री गाय का। ये एक प्रकार की मछली है, इसका भी IUCN स्टेटस वनरेबल ही है। तो ये तीनों ही कथन सत्य हैं, अर्थात उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापानी सेना ने उन्हें पकड़ लिया था, किन्हें पकड़ लिया था, यानी इसका कहने का मतलब है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय इस अंडमान और निकोबार पर जापानी सेना ने कब्जा कर लिया था, ये लिखना चाह रहा है। ठीक, कब्जा कर लिया था, ये लिखा है इसमें। जवाहरलाल नेहरू ने इसका नाम बदलकर शहीद और सावर्ज द्वीप रखने का सुझाव दिया था, नहीं बिल्कुल नहीं है। हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर अब स्वराज द्वीप रखा गया है। हैवलॉक का क्या स्वराज द्वीप रखा गया है, नहीं, नहीं शायद, हाँ बिल्कुल सही कि हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर अब स्वराज द्वीप कर दिया गया। तो देखो एक्चुअल में इनके बारे में जान लो। आप सभी सुभाष चंद्र बोस सर को जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस। अब जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत से कई वादे किए गए थे, जिनकी वादा खिलाफी ब्रिटेन नहीं कर पाया, और यही एक कारण था। एक कारण यह भी था कि भारत के आजाद होने का, कि 1947 में आजाद हो गया हो पहले ज्यादा, और कहा यह भी आता है कि और टाइम लगता। बट यहां पर बहुत सारे प्रो और कॉन्स थे, उनकी चर्चा हम नहीं करेंगे। तो यहां पर आप याद रखें कि सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी आजाद हिंद फौज, और जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो वहां पर जापानी सेना ने कब्जा कर लिया किस पर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर, जिसका सुभाष चंद्र बोस सर द्वारा बिल्कुल भी विरोध नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया, क्योंकि एक्चुअल में आजाद हिंद फौज की स्थापना ही कहां पर हुई थी, जापान वाले क्षेत्र में, है ना। तो यहां से तो उसको उन्हें सपोर्ट मिल रहा था, तो उन्होंने कुछ नहीं किया। पर उनका एक मत था जो कि यहां पर गलत लिखा हुआ है कि जवाहरलाल नेहरू सर ने इसका नाम बदलने की सुझाव दिया था, बिल्कुल नहीं है। सुभाष चंद्र बोस ने नाम बदलने का सुझाव यहां पर प्रस्तुत किया था, जिसमें हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था, स्वराज द्वीप। तो ऑप्शन नंबर A एंड 3, 1 और 3 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पर चलें। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो रॉस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है। नील द्वीप का नाम बदलकर कुछ और रखा गया है, यानी कि स्वराज द्वीप रखा गया है, तो नहीं, ये इसी से आप चेक कर लो, क्रॉस चेक। तो हैवलॉक का है स्वराज, हैवलॉक का है स्वराज, तो नील का नहीं है ये। क्लियर, तो ये गलत हो गया। रॉस और नील द्वीप, रॉस और नील द्वीप लक्षद्वीप समूह का भाग है, नहीं बिल्कुल, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास आपको दिखाई देते हैं। तो इसका नाम बदलकर बिल्कुल सही रॉस द्वीप रखा गया है। ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। करंट पर आधारित है ये। बैरन द्वीप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, जल्दी जल्दी मुझे आंसर बताइए, कौन सा कथन सत्य होगा। मैं एक बार रिपीट करता हूं, यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो देखिएगा एक्चुअल में यहां पर जो हमने डिस्कशन किया था ना, चलो यहां पर मैं फिर से लिखता हूं कि दो द्वीपों के मैंने अभी आपको नाम बताए थे, एक था हमारा उत्तरी अंडमान और एक था हमारा मध्य अंडमान। अब इन दोनों ही द्वीपों के बारे में आपको याद रखना है। यह है भारत के दो द्वीप, और ये कौन कौन से हैं, तो ये आता है नदर्न अंडमान अर्थात उत्तरी अंडमान, और ये है हमारा मध्य अंडमान अर्थात मिडिल अंडमान। यदि हम यहां पर बात करें, चलिए यदि यहां पर बात की जाए नदर्न अंडमान की अर्थात उत्तरी अंडमान की, तो आपको ये बात आवश्यक रूप से याद रखना है, ये बात हमें आवश्यक रूप से याद रखना है कि नदर्न अंडमान के पूर्व में एक ज्वालामुखी है जिसे नारकुंडम के नाम से जाना जाता है, यह नारकुंडम ज्वालामुखी,
और बात की जाए यदि नारकोंडम ज्वालामुखी की, तो ये एक प्रकार का इनएक्टिव वॉल्केनो है, अक्रिय ज्वालामुखी है, इनएक्टिव वॉल्केनो। और यहां पर जो ज्वालामुखी आपको दिखाई देता है यह है बैरन ज्वालामुखी, और ये बैरन भारत का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है, अर्थात ये एक प्रकार का सक्रिय ज्वालामुखी है। तो यहां पर पहला कथन सत्य होता है क्या, कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन, बिल्कुल सही। 2018 में इंडोनेशिया में आए भूकंप के बाद इसमें छिटपुट गतिविधियां दिख रही हैं, बिल्कुल दिख रही हैं, है ना, यानी कि कभी कभी इसमें से लावा निकल जाता है, मैग्मा बाहर आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पर चलें, तो उत्तर से दक्षिण की ओर आते समय दिए गए द्वीपों की सही व्यवस्था कौन सी है? तो इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, इसका आंसर आप इसी टेस्ट सीरीज में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, उसको आप देखें और ध्यान से देखकर मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। यदि हम इसको देखें तो रिचेस द्वीप समूह अंडमान द्वीप समूह का हिस्सा है, बिल्कुल सही है। रिचेस द्वीप समूह याद रखिएगा अंडमान द्वीप समूह का हिस्सा है। सैडल पीक दक्षिण अंडमान में है, नहीं, सैडल पीक आती है उत्तरी अंडमान में। सैडल पीक हमें उत्तर अंडमान में दिखाई देती है, जो कि पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। सैडल पीक उत्तर अंडमान में दिखाई देती है और ये पूरे अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। तो केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कौन सा चैनल दक्षिण अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है? कौन सा चैनल दक्षिण अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है? मैं बिल्कुल नहीं दूंगा आंसर, इसी टेस्ट सीरीज में इसका आंसर छुपा हुआ है। आप लोग देखें, वीडियो बैक करें, या फिर यदि आपको ध्यान हो तो आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। मैंने 2 क्वेश्चन का आंसर देने के लिए बोला है आपको, एक है 18th और एक है 19th। बस ऑप्शन ही लिख देना कि वहां पर कौन सा ऑप्शन सही है। क्लियर? बट ये बताना आप ही को पड़ेगा। नेक्स्ट पर चलें हम। चलो अच्छा बता देता हूं, नहीं तो गुस्सा हो आप लोग। ठीक है, दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान, तो इसका है डंकन मार्ग। 18वें का कमेंट कर देना। अब नेक्स्ट पर आए हम, तो यहां पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी अभी मैंने बताया सैडल पीक, जो कि कहां पर आती है? उत्तरी अंडमान में हमें दिखाई देती है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह वास्तव में अराकानयोमा पर्वत श्रेणी का विस्तार है। तो जो मेरी 10 घंटे की क्लास आने वाली है, जिसमें मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी पूरी कवर कराऊंगा एमपीपीएससी प्री के हिसाब से, वहां पर आपको इसका आंसर मिलेगा। यानी कि ये तो बिल्कुल सही है, बट किस प्रकार है? तो पहले ही चैप्टर में अर्थात हिमालय में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणी बिंदु ग्रेट निकोबार में है, बिल्कुल सही है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। नारकोंडम द्वीप एक विलुप्त ज्वालामुखी है, यानी कि यहाँ गायब हो गया है, फटता नहीं है, अब वॉल्केनिक इरप्शन नहीं होता है। तो उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पर हमारी खत्म हो गई। तो ये हमने अभी 22 क्वेश्चन सॉल्व किए, और इन 22 क्वेश्चंस के हिसाब से इसके डायमेंशन को भी हमने देखा कि यहाँ पर कौन कौन से डायमेंशन आप क्रिएट कर सकते हैं। तो इसी के बाद अब एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है आपके लिए, यदि आप देखें तो सृष्टि आईएएस आपके लिए लेकर आया है मात्र 999 रुपए में, मात्र 999 रुपए में प्री का पूरा सिलेबस कवर। और यदि आप यहां पर देखें तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप सृष्टि एकेडमी को डाउनलोड करें, एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। यहां पर आपके फायदे की चीजें यहां पर दी हुई हैं, जैसे एमपीपीएससी प्री का पूरा सिलेबस मात्र 999 रुपए में कवर कराया गया है। 100 रुपए में आपको टेस्ट सीरीज यहां पर देखने के लिए मिल रही है, और एमपी फॉरेस्ट की मेंस के अकॉर्डिंग जो पूरा सिलेबस कवर कराया है हमने, वो यहाँ पर आपको मात्र 3,999, पूरा 4,000 भी नहीं है, मात्र 3,999 रुपए में देखने के लिए मिल रहा है। तो एक बार इसे चेकआउट जरूर करें। क्लियर? और बाकी बस, चलिए, तो थैंक यू सर, थैंक यू मैम।